हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सेशन का एडवांटेज गेट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम 62 क्वेश्चंस कर चुके हैं, टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इनको आपको 4 पार्ट में कराऊंगी। 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस आज कराऊंगी और रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में 4 या 5 में, बिकॉज मैं आपको साइड बाय साइड डिस्क्रिप्शन भी दे रही हूँ। तो अगर एक साथ सारा पेपर सोल्व करेंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। अब किससे रिलेटेड है, देखिए राइट वन स्टेटमेंट आपको बतानी है। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस तो आपको कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट इज लो बट डेथ रेट इज हाई, द डिफरेंस बिटवीन देम इज हाई। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सी, सबसे पहले जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसकी स्टेजेस पढ़ लेते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस की जो स्टेजेस होती हैं वो 5 स्टेजेस होती हैं, ध्यान से समझिएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 ये है बर्थ रेट और ये है डेथ रेट। अगर मैं बात करूं स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 में जो बर्थ रेट है वो हाई होता है और जो डेथ रेट है वो भी क्या होता है, हाई होता है। सेकेंड स्टेज में ध्यान दीजिएगा, बर्थ और डेथ दोनों हाई होता है। सेकेंड स्टेज में जो बर्थ रेट होती है वो हाई होती है और जो डेथ रेट होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, फॉल रैपिडली। उसको बोलते हैं फॉल रैपिडली। धीरे धीरे जो डेथ रेट है वो गिरनी स्टार्ट हो जाती है। स्टेज 3 जो आप कह सकते हैं बर्थ रेट है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, फॉलिंग, यानी कि कम होने लगती है। और जो डेथ रेट है वो भी स्लोली लेस होने लगती है, यू कैन से स्लो डिक्रीज। स्टेज 4 में जो आपकी बर्थ रेट होती है वो लो होती है और जो डेथ रेट होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर क्या रहती है, स्टेबल रहती है। और स्टेज 5 में जो आपकी बर्थ रेट है वो कभी डिक्रीज होती है कभी इंक्रीज होती है, उसमें फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन होता रहता है। और जो आपकी डेथ रेट है वो कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज में दोनों चीज़ें हाई हैं, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, तो इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, एवरेज ही होगा दोनों चीज़ें, क्योंकि हाई है। अब पहले कह रहा है फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट लो होती है और डेथ रेट हाई होती है, गलत स्टेटमेंट हो गया। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी क्या है, हाई। अब दूसरा कह रहा है कि डिफरेंस ज़्यादा होता है, जब दोनों चीज़ें हाई हैं तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। डिफरेंस ज़्यादा कब होता है, जब एक हाई होगा और एक क्या होगा, लो होगा। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, surcharge of 10% is payable by an individual where his/her total income exceed। तो आपको सरचार्ज पता होना चाहिए। मैं असेसमेंट ईयर 2022-23 के अकॉर्डिंग आपको सरचार्ज बता रही हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो जो इंडिविजुअल है, मैं सिर्फ सरचार्ज की बात कर रही हूँ, स्लैब की बात नहीं कर रही हूँ। जो इंडिविजुअल है उसकी अगर इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज की रेट क्या होती है, 10%। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक इनकम है तो सरचार्ज की रेट क्या होती है, 15%। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो सरचार्ज की रेट होती है 25%। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा होती है तो सरचार्ज की रेट क्या होती है, 37%। तो अभी हमारे में कितना है,
10% सरचार्ज है, यानी कि 50 लाख से ऊपर वाले के ऊपर लगेगा। तो अगर इसको बिना रेंज के आपको सेलेक्ट करना हो तो क्या सिलेक्ट करेंगे, यू विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इसी तरह से कंपनीज का टेबल और आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का टेबल भी लर्न कर सकते हैं, उसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि सरचार्ज कितना दिया जाता है, क्या क्या टैक्स रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, इसमें से कौन सा कंपनी का कैरेक्टर नहीं है। नॉन कोऑपरेटिव बॉडी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी क्रिएटेड बाय लॉ है, परपेचुअल सक्सेशन मेंबर आते हैं जाते हैं मरते हैं जीते हैं बट कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसकी अपने ओनर से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो उसने कहा नोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो नॉन कोऑपरेट नहीं, जो कंपनी है वो कैसी बॉडी है, कोऑपरेट बॉडी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वेट ए मिनट, हिंदी इंग्लिश दोनों को डिस्प्ले कर लेते हैं। The process of influencing the activities of an organized group in efforts towards goal setting and goal achievement is called। देखिए, गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट के लिए जो एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, लीडरशिप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग। सबसे पहले प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट स्टेप प्लानिंग है और लास्ट स्टेप क्या है, कंट्रोलिंग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बताया है ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मीनिंग है। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मीनिंग होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, यूजुअली फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स पर यूनिट, या फिर क्या हो सकता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन फुल वैल्यू इनटू सेलिंग प्राइस फुल। इन फॉर्मूले से जो आंसर आता है, वो जो ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर होता है वो किस में होता है, रुपीज में होता है। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट किस में लाना है, यूनिट्स में लाना है ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि सेलिंग से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हमें इसमें से किसी फॉर्म में भी फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला अलग फॉर्म में दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक ब्रेक इवन पे एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। इस फॉर्मूले के बेस पे आपका निकलेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ये ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है और ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट क्या होता है, जीरो। तो अगर आप इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखोगे तो ये नील आएगा इसका प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स से सेल्स कैंसिल हो गया, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये क्या बचा, फिक्स कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों कॉस्ट लेस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि प्रॉफिट जीरो आ गया, इसका मतलब ये सिचुएशन क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसी तरह से इनको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। पहले दो तो मैं वैसे ही अभी चेक नहीं करूंगी, फर्स्ट और
लास्ट मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे प्रॉफिट का मेरे दिमाग में फॉर्मूला था, उसी को अप्लाई करके देखा। अगर मेरा इससे नहीं आता तो क्योंकि नेगेटिव इस फॉर्मूले में होता है, इसलिए पहले मैंने सबसे पहले नेगेटिव चेक किया। नेगेटिव नहीं आता फिर मैं पॉजिटिव और बाकी सारे ऑप्शंस को ट्राई करके देखती हूँ, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 69, मोटिवेशन इज रिलेटेड टू। मोटिवेशन किससे रिलेटेड है? मोटिवेट करने का काम कौन करता है? मोटिवेट करने का काम करता है लीडर। तो ये क्या है? मोटिवेशन इज रिलेटेड टू लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, a leadership in which group member a leadership style in which group members are allowed to carry out their work freely is called। ग्रुप मेंबर अपनी मर्जी से अपने तरीके से काम करते हैं, उसे बोलते हैं फ्री रेंज स्टाइल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डेमोक्रेटिक क्या होता है? जो इम्प्लॉयज हैं उनके साथ कंसल्ट करके उनका ओपिनियन लेके फिर काम किया जाता है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक में भी जो मैनेजमेंट ने बना दिया उसी तरह से करना है, वही पत्थर की लकीर है। जो इम्प्लॉयज होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको किसी भी डिस्कशन में कंसिडर नहीं किया जाता, उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता। देन आफ्टर दैट आता है पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नलिस्टिक में जो फॉर्म होती है वो इस तरह की होती है कि भी एक फैमिली का हेड है और बाकी जो मेंबर हैं वो क्या है? फैमिली मेंबर है। यानी कि जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के मेंबर को फैमिली मेंबर की तरह एक्सटेंडेड फैमिली माना जाता है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। उसको बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। तो हमारे ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, इन अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करते हैं जो कि किस में अप्लाई होता है? रियल सेक्टर में, यानी कि कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, डैम बनाना हो, फ्लाईओवर बनाना हो, वहाँ पे कैसे यूज होती है कॉस्टिंग? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाई एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाई दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वर्क सर्टिफाई क्या होता है भाई? कंस्ट्रक्शन करने में सपोज 3 से 4 साल लग रहे हैं, 2 साल लग रहे हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा ही लग जाता है। कई बार कुछ प्रोजेक्ट में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो जो काम होता है, सपोज 1 ईयर के बाद जो काम हुआ है, कंपनी का जो इंजीनियर है, जो आर्किटेक्चर है, उस काम को सुपरवाइज करता है और जो जितना भी काम बताया जाता है कितना हो गया, उसमें से काम को अप्रूव्ड करता है। यानी कि जैसा बताया गया था उसी टाइप से है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। तो जितने वर्क को अप्रूव्ड करता है उसे बोलते हैं वर्क सर्टिफाई। और जितने करे हुए काम को, क्योंकि पूरा काम तो 4 साल में कंप्लीट हो रहा है, अभी 1 साल बाद जितना काम हुआ उस काम में से जितने को आर्किटेक्चर इंजीनियर ने अप्रूव कर दिया कि वो एज पर स्पेसिफिकेशन और जो भी रिक्वायरमेंट थी कॉन्ट्रैक्ट की उसके अकॉर्डिंग हुआ है, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाई। और जो अप्रूव्ड नहीं करता हुआ उसे बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाई। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 72, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया शेल बी टैक्स फॉर। देखिए, 2 तरह की इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई हैं और जो इंडिया में अर्न हुई हैं। रिसीव हुई हो इंडिया में, कहीं भी अर्न हुई हो, रिसीव इंडिया में हो रही है या अर्न इंडिया में हो रही है, रिसीव कहीं और हो रही है, ये 2 तरह की इनकम के ऊपर हर एक टाइप का एसएससी टैक्स देता है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। तो यहाँ पे इंडिया में रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड है, इसलिए ऑल एसएससी इस इनकम के ऊपर क्या देंगे? टैक्स देंगे। Now moving on the next question, question number 73. The relationship between correlation coefficient and coefficient of determination can be expressed as। ये स्टैट्स का क्वेश्चन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बीच में जो रिलेशन होता है, थोड़ा सा क्रैमिंग वाला है तो आपको लर्न करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीजीटी कॉमर्स में यूपी में कई बार इसका क्वेश्चन आया है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के अंडर कंट्रोल रिपोर्ट
और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसके पार्ट हैं? ये पार्ट है ऑपरेटिंग रिपोर्ट के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2021 की जो आंसर की आई थी, पहले उसमें आंसर रॉन्ग था, बोथ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑपरेशन रिपोर्ट लिखा था, ऑपरेटिंग रिपोर्ट। वो बाद में उसको करेक्ट, आई थिंक करेक्ट कर दिया गया था, मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने बाद वाली रिवाइज आंसर की देखी है कि नहीं, बट इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बी। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता देती हूँ कि बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्योंकि ये कई बार मैं देख रही हूँ बार बार रिपीटेटिवली आ रहा है। तो अगर मैं बात करती हूँ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की, जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग होती है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को रैशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो इसको ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है ओरल और एक होता है रिटर्न। जो रिटर्न होती हैं उनको फर्दर कई बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट बेसिस है अकॉर्डिंग टू पीरियड। अकॉर्डिंग टू पीरियड जो रिपोर्ट है वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट वन इज रूटीन रिपोर्ट और दूसरी क्या होती है? स्पेशल रिपोर्ट। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप मेरे नोट डाउन कर सकते हैं मेरे बोलने के साथ साथ। अकॉर्डिंग टू पीरियड, रूटीन रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट। देन आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। पहले तो अकॉर्डिंग टू पीरियड है, देन आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो रिपोर्ट है उसका जो पहला क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रिपोर्ट। ऑपरेटिंग रिपोर्ट के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कंट्रोल रिपोर्ट। ऑपरेटिंग रिपोर्ट का पहला पार्ट होता है कंट्रोल रिपोर्ट। फिर होता है सेकंड पार्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड इसका थर्ड पार्ट होता है वेंचर मैनेजमेंट रिपोर्ट। वेंचर मैनेजमेंट रिपोर्ट। ये 3 टाइप की ऑपरेटिंग रिपोर्ट होती हैं। उसके बाद फंक्शन में जो सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, स्टैटिक रिपोर्ट एंड डायनेमिक रिपोर्ट। पहली होती है स्टैटिक रिपोर्ट और दूसरी क्या होती है? डायनेमिक रिपोर्ट। क्लियर है? तो एटलीस्ट इतना आपको पता होगा तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में आप सिलेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोला था कंट्रोल रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो किसके पार्ट है ये? ऑपरेटिंग रिपोर्ट के। ठीक है। रूटीन और स्पेशल किसके हैं? पीरियड, यानी कि रिटर्न रिपोर्ट का अकॉर्डिंग टू पीरियड क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन में ऑपरेटिंग रिपोर्ट है, 3 इसके पार्ट हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्ट के स्टैटिक और डायनेमिक 2 पार्ट हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। A company incorporated by a special act of parliament or any state legislature is called। देखिए, जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से और स्टेट लेजिस्लेचर से होती है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। और बाकी गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, तीनों किससे बनती हैं? तीनों बनती है एज पर कंपनी लॉ, एज पर कंपनी एक्ट। जो स्टैट्यूटरी होती है वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। A company buying 8,000 units of an item for its annual requirement, each unit cost ₹10. The ordering cost per order is ₹30 and carrying cost is 7.5% of the average inventory per year. The economic order quantity is। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी means EOQ is equal to 2 into annual usage into ordering cost upon carrying cost।
2 into annual usage 8,000, ordering cost 10 एंड कैरिंग कोस्ट क्या है 7.5%। किसका निकालते हैं हमेशा, कोस्ट का। एवरेज इन्वेंट्री की बात की गई है तो आप पर यूनिट कोस्ट का इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 10 का 7.5%। 10 से 10 कट हो गया, ये पॉइंट हटाया या तो एक जीरो लगा लो, 10 से 10 कैंसिल, और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे 8 2 जा 16, सॉरी ऑर्डरिंग कोस्ट है 30, 10 था कोस्ट पर यूनिट और ऑर्डरिंग कोस्ट था 30, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 1 2 3 4, और ये जो 2 0 बचे हैं ये भी कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, डिवाइडेड बाय 75, 75 से इसको काटोगे आप, ये आ जाएगा 64, 1 2 3 4, रूट से इसको बाहर निकालोगे, 8 8 जा 64, 2 0 में से एक 0, 2 0 में से 8 0, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, which of the following function of management is concerned with means and end, यानी कि साधन और परिणाम, साधन और परिणाम, मीन्स एंड एंड, यानी कि सारी प्लानिंग करना, सारी चीजें सोचना जिसमें किया जाता है वो फंक्शन क्या है, मीन्स एंड एंड, यानी कि मीन्स एंड एंड कौन है, प्लानिंग। असेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, ये कुछ याद रखना, बदल बदल के आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अ कोस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वह वो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट चेंज होती रहती है टोटल वैल्यू चेंज होती रहती है। फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स होती है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाती है इसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, आफ्टर रिसेशन कम्स, भाई बिजनेस साइकिल्स होते हैं, एक्सपेंशन होता है, पीक होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, ड्रॉप होता है, फिर रिकवरी होती है, तो रिसेशन के बाद क्या आता है, डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, टोटल एसेट्स आपको गिवन है और निकालना क्या है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। सी कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी फंड डिवाइडेड बाय फिक्स रेट रिटर्न फंड। जहाँ पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होती है उनको डिनोमिनेटर में रखेंगे। इक्विटी फंड का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है 3, रिजर्व एंड सरप्लस है 1 यानी कि 4, और 7% प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स रिटर्न है, डिबेंचर के ऊपर फिक्स रिटर्न होता है, एक फिक्स परसेंटेज होती है, तो ये कितना हो गया 6। 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, डिवाइड करेंगे इसको, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, यानी कि अल्टीमेटली इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.67 डिवाइड रेशियो 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड। जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसे दो वेरिएबल के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्ल पियर्सन किसके बीच में कैलकुलेट किया जाता है, वेरिएबल्स की। आपको बताता है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो जिन्हें क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जो क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में 100 तक क्वेश्चन करेंगे और उससे नेक्स्ट में पूरे 125 फिनिश कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।